नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए जो हमने 36 सीरीज चलाया है, आज हम 36 सीरीज में क्लास नंबर 17 को देखेंगे। इससे पहले हमने 16 क्लास कर लिया है। साथ ही जो भी हमारे स्टूडेंट पीडीएफ को बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, चाहे तो एसएससी की फाउंडेशन पूरी की पूरी या फिर प्रे मेंस जो भी अपन अलग अलग चाहिए, या फिर अगर बिहार एसएससी पूरी पुलिस दरोगा या फिर रेलवे की कोई सा भी कंटेंट चाहिए, आप जो है इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आती है। ये मैं नहीं, ये आप लोग ही कहते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो जिनको भी कंटेंट बाय करना है इस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप जो है कंटेंट को बाय कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए पहला जो प्रश्न है हमारा, भारत में झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ना। पहला जो स्टेटमेंट है, स्थानांतरित कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के नागालैंड सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर स्थानांतरित कृषि करते हैं। ओवरऑल मिला के दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है यहाँ पे, है ना। स्लैश एंड बर्न कृषि, कर्तन एवं दहन प्रणाली भी इसे कहते हैं। स्थानांतरित कृषि तो कहते ही हैं, है ना। झूम कृषि भी कहते हैं। साथ ही इसे भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जो आपके एग्जाम में आती है। आइए एक एक करके समझते हैं। आंसर हो गया उपयुक्त, दोनों कथन सही है। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, स्लाइस एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। झूम कृषि करने के लिए पहले जंगलों को काटा जाता है, फिर उसमें आग लगा दिया जाता है, इसीलिए इसका एक नाम स्लाइस एंड बर्न भी है। ठीक है, फिर जब साफ हो जाता है तो वहां पे जो है जोत के खेती करी जाती है ना। इसे अपन आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मैंने कृषि के कई सारे फॉर्मेट आपको पढ़ाया है। सघन कृषि होता है, गहन कृषि होता है, मिश्रित कृषि होता है। अब जो ये सब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, जनाब आपने मेरा पहला क्लास अटेंड नहीं किया है, मतलब पहले की सीरीज या फिर पहले से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, ये सीजीएल मेंस को टारगेट कर रहा हूं तो इसमें हाई लेवल की क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जिनको मीडियम या थोड़ा इनसे कम लेवल की क्वेश्चन चाहिए वो दूसरे सीरीज में जाके देखिएगा। ठीक है, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगी। मैं एकदम फैक्ट टू फैक्ट बोलता हूँ, मुझे ना कुछ पाने की टेंशन है ना कुछ खोने का डर है भाई। ठीक है भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे बने ही रहो। जिस दिन आपको लगे कि मैं टाइम पास करवा रहा हूँ या कुछ भी पढ़वा रहा हूँ, आप जो है बेझिझक चला जाइएगा यहाँ से, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। इस प्रकार की खेती को उत्तर पूर्वी भारत में झूम, मध्य प्रदेश में बीवर या दहिया, राजस्थान में बालेरा, मणिपुर में पामलू, आंध्र प्रदेश में पोंडू, केरल में कुमारी और छत्तीसगढ़ के कुछ एक पार्ट जैसे बस्तर वगैरह में अपन दीपा कहते हैं। दक्षिणी इंडिया में इसे एरिका के नाम से जानते हैं। तो ये झूम कृषि के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम है ना आपके काम आएंगे। इनके अलावा सघन कृषि किसे कहते हैं? सघन कृषि या गहन कृषि, नाम से स्पष्ट है। सघन मतलब बहुत ज्यादा, नजदीक नजदीक, है ना। तो ये कैसा होता है कि बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन होता है, बहुत जो तीव्र जनसंख्या घनत्व वाला एरिया होता है, वहां पे ऐसी खेती की जाती है ना। वहां पर में ऐसी खेती करी जाती है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, कम जगह पे जो है ज्यादा से ज्यादा पैदावार किया जाए। ठीक है भैया, इसमें अपन मशीनरी का इस्तेमाल भी करते हैं, रासायनिक खाद इत्यादि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो आने वाले समय में अभिशाप बन जाएंगे, क्योंकि जो आपका जमीन है वो बंजर हो जाएंगे ज्यादा खाद फांक के। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो एक आपका ये सघन कृषि है ना, इसके अंतर्गत आप कृषि भी कर लेते हो, पशुपालन भी करते हो, इसमें दोनों साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा मिश्रित कृषि क्या होती है? ये भी उसी प्रकार की खेती है। मिश्रित कृषि, ये पशुपालन भी होता है और आपका जो अनाज वगैरह होता है वो भी निकलता है। एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। जैसे धान की खेती, धान की खेती में सर धान के नीचे हमेशा पानी चाहिए, लगभग नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो पानी वाला है, यहाँ पे अपन कौन कौन सा मछली पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। तो ये एक मिश्रित खेती का उदाहरण है ना। चलते हैं आगे। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 37वें जो राष्ट्रीय खेल है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसके अलावा मिश्रित खेती का आपसे जो है प्रॉपर्टीज पूछा था इस बार के सीजीएल प्रे में। तो भाई इसके कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, जैसे जो किसान मान लीजिए कि बैल से खेती कर रहे हैं तो उसको मशीनरी का खर्च बच जा रहा है। जो आपके खेती से जो आपका अवशेष पदार्थ निकल रहा है अनाज के अलावा, वो
चारा के रूप में इस्तेमाल हो जा रहा है ना। तो बहुत सारे फायदा है आपके मिश्रित कृषि का। इसके अलावा 47वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपसे पूछ रहा है। पहला है 37वां राष्ट्रीय खेल में 43 खेल विद्या को शामिल की गई थी, सही है। 37वां राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को दिया गया है, यह भी सही है। अब बच्चे सोच रहे होंगे खेल में ट्रॉफी का क्या काम। भैया ट्रॉफी दी जाती है राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी, जो 1 नंबर पे आता है राज, उनको दिया जाता है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था सर गारफील्ड अवार्ड जो है आपका आईसीसी के पर्सन ऑफ द मतलब आईसीसी का जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। और महिला में रिचेल फिलेंट अवार्ड दिया जाता है आईसीसी के द्वारा, जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर होती है ना, जैसे अभी नेट स्कीयर। इनके अलावा दोनों कथन ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1924 में अखंड भारत जब विभाजन नहीं हुआ था तो लाहौर में कराया गया था। उस समय इस खेल का नाम अलग हुआ करता था, भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से हम इसे जानते थे। बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1940 में नए सिरे से मुंबई में स्टार्ट हुई और उस समय जो है इसका नाम दे दिया गया राष्ट्रीय खेल, ठीक है। लेकिन आपके एग्जामिनर बहुत चालाक हैं, वो पूछते हैं कि आधुनिक ओलंपिक के तर्ज पे राष्ट्रीय खेल की शुरुआत या शुभारंभ कब हुआ, तो आप कहेंगे आधुनिक ओलंपिक के तर्ज पे राष्ट्रीय खेल की शुरुआत या शुभारंभ 1985 दिल्ली से हुआ था। तो ये कई बार आपके ईस्वी देखने को मिलेगा राष्ट्रीय खेल के जो है स्टार्टिंग के संदर्भ में। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे कराए गए थे सर, गुजरात के अंदर कराए गए थे, जहां पे 36 खेल जो है शामिल था और वहां पे सर्विसेज टीम विजेता रहे थे। महाराष्ट्र को 2nd स्थान प्राप्त हुआ था और सावज जो है यहां पे शुभंकर घोषित किया गया था। इनके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में कराए गए, जहां शुभंकर क्या रखा गया है, मोगा बाइसन के नाम पे है, मैं कई बार बता चुका हूं। इस प्रतियोगिता में कुल 43 खेल शामिल किए गए जो स्टेटमेंट में दिया गया था, है ना। इसके अलावा प्रदर्शनी खेल के तौर पर पंजाब के गतका, जो एक प्रकार का मार्शल आर्ट फॉर्म है, इसको जो है प्रदर्शनी खेल के तौर पे शामिल किया गया था। वहीं पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में जो हुआ है वहां पे प्रदर्शनी खेल के तौर पे तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर सिंबलम्बम को जो है शामिल किया गया था और ये गतका पंजाब का है। इनके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के कितने शहरों में होते हैं, तो 5 शहर में, मापुसा, पणजी, मडगांव, वास्को, पोंडा। इसे VVI करके रखेंगे क्योंकि 3 गो शहर इसमें से दे देगा, एक वो दूसरा दे देगा, बोलेगा यहाँ पे कहाँ पे नहीं हुआ था, है ना। इसके अलावा साइकिलिंग और गोल्फ की जो प्रतियोगिता है वो दिल्ली में कराए गए थे। ये पॉइंट भी आपके लिए VVI है, क्योंकि बच्चे सोचेंगे ही नहीं कि भाई जब गोवा में हुआ तो गोवा से बाहर थोड़ी करवाए होंगे, लेकिन ये 2 इवेंट है जो दिल्ली में कराए गए थे। 37वें राष्ट्रीय खेल में जोड़े गए कुछ नए खेल, ये भी पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपका बीच फुटबॉल नाम से स्पष्ट है, बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटराव, स्की मार्शल आर्ट, कलारीपट्टू साउथ इंडिया के मार्शल आर्ट फॉर्म, पेनकेक सिलाट, ताइक्वांडो और नौकायान। ये सभी के सभी खेल जो है पहली बार आपका मेडल इवेंट में शामिल हो रहा था। कहां पे, गोवा के 37वें राष्ट्रीय खेल में। ताइक्वांडो और नौकायान को जो है 36वें राष्ट्रीय खेल में जगह नहीं दिया गया था, इसमें दिया गया। 35वें राष्ट्रीय खेल आपके केरल में 2015 में हुआ था। ये इसलिए बताना जरूरी है कि अगर 35वें राष्ट्रीय खेल स्टेटमेंट के रूप में पूछ दे तो बच्चे क्या सोचेंगे, यार ये तो 2021 में हुआ रहेगा, क्योंकि 2022 में हुआ था 36वां, 2023 में हुआ था 37वां, तो इनको क्या लगेगा कि 2021 में हुआ था, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो 35वां राष्ट्रीय खेल है ये 2015 में हुआ था, बीच में जो है 36वां कराने के लिए 7 साल के गैप हो गए। 36वां हुआ था 22 में और आपका जो 37वां 23 में, 38वां 24 में होना था, लेकिन अब डेट खिंच गई है तो जनवरी फरवरी 2025 में, मतलब इसी साल होगा अब, है ना। यानी उत्तराखंड में 38वां होगा, जहां पे आपका 38 खेल शामिल रहेंगे, ठीक है भैया। उत्तराखंड के 7 शहरों में कराए जाएंगे। अब देखिए जो आपका सीजीएल प्रे हुआ है, सॉरी सीजीएल मेंस हुआ था पिछला, उसमें आपके 36वें राष्ट्रीय खेल से जो है मेडल टैली को टारगेट करते हुए 4 ऑप्शन बनाया था एग्जामिनर की, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। यहाँ पे 4 गो स्टेट का नाम दे दिया गया था। तो यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान रखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन आया। तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र आए 288 पदक के साथ, दूसरे स्थान पे सर्विसेज आए, तीसरे स्थान पे हरियाणा आए। कम से कम 3 जरूर याद रखिएगा। ये रेलवे वाली भैया ई बुक का लुक है, परीक्षा दर्पण आप लोग ले सकते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में 300 जिलों को शामिल किया गया, जो सरासर गलत है सर। 550 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब गलत पहचानना था, हमने पहचान लिया। भारतमाला प्रोजेक्ट के प्रथम चरण के तहत कुल कार्य का 50% मार्च 2024 तक संपन्न हो गया है जी, ये एकदम सही है। मार्च 2024 तक इन्होंने जो है क्लियर किया कि हमारा 50% कार्य जो है समाप्त हो चुका है और इसमें 550 जिलों को
को शामिल किया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? रोड से संबंधित प्रोजेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 सही हो जाएगा भैया, तो इसलिए 2 आंसर है। भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 2017 में इनकी प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी। इनके अगले चरण भी आएंगे क्योंकि इसकी जो टारगेट है ना काफी मोटा है ना, और इसकी जो प्रोसेस है काम करने की उसका दर काफी स्लो है, इसीलिए इसके कई चरण में करे जाएंगे। तो अभी पहली चरण चल रही है। पहली चरण की शुरुआत 2017 में हुआ था। जब ये 2017 में पहली चरण की शुरुआत हुआ था तो इन्होंने टारगेट रखा था कि 2022 तक पहले चरण की जितने भी टारगेट है उनको समाप्त कर लिया जाएगा, यानी इतनी रोड कॉरिडोर जो भी होती है उनको बना लिया जाएगा। लेकिन इसका विपरीत हुआ। 2024 तक मार्च तक 85% काम हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। प्रमुख उद्देश्य सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सड़कों, एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर इत्यादि का निर्माण करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट को चलाया गया था। प्रथम चरण 2017 से 22 तक के लिए स्टार्ट की गई थी, परंतु 2022 तक पूर्ण न हो पाया। वर्ष 2024 में मार्च में प्रथम चरण का कुल टारगेट का 50% पूर्ण किया गया है। मार्च 2024 तक 17,411 किलोमीटर निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, है ना। प्रथम चरण में टोटल टारगेट 34,800 किलोमीटर का है, जिसमें देश के कुल 550 जिला शामिल है। यानी प्रथम चरण में कुल कितने निर्माणाधीन है? तो 34,800 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, जिसमें कितने काम हो गए हैं? 17,411 किलोमीटर। तो आधा नहीं हो गया, 50%। देखिए संसद में ये जो है लिखित में जवाब दिया गया है ना, आपके नितिन गडकरी साहब के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए आतुर है जनाब। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा भारतमाला प्रोजेक्ट को, जो बात उठेगा वही तो एग्जाम में आएगा, है ना। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कई एजेंसियां शामिल होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, नहाई, है ना। इनके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं औद्योगिक विकास निगम और राज्यों के लोक निर्माण विभाग, इन तीनों के सहयोग से जो है भारतमाला प्रोजेक्ट चल रही है। अब ये लिस्ट देखेंगे, है ना, जो आपका PIB के द्वारा रिलीज किया गया था, तो इससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। पिछला बार के CGL मेंस में यहां से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखिए आर्थिक गलियारे इकोनॉमिक कॉरिडोर कितने बनाए जाएंगे प्रथम चरण में? तो 9,000 किलोमीटर सर। इसके अलावा ये जो है आपका टोटल ये वाली लाइन में जो आप देख रहे हैं ना, ये टोटल है, इतना बनाना है इस प्रोजेक्ट के तहत। ये जो है प्रथम चरण का रिकॉर्ड है। ठीक है भैया, ध्यान रहेगी ना। इसके अलावा जो यहाँ पे इंटर कॉरिडोर है ये 6,000 किलोमीटर बनेगा। राष्ट्रीय गलियारा में सुधार किए जाएंगे 5,000 किलोमीटर तक। सीमा और तटवर्ती इलाके में बनाए जाएंगे 2,000 किलोमीटर रोड। तटीय और बंदरगाह के संपर्क से 2,000 किलोमीटर। एक्सप्रेस वे 800 किलोमीटर। इस प्रकार से 24,800 किलोमीटर जो है ये नहाई के द्वारा बनवाए जाएंगे। ठीक है, और अभी मैंने कहा कि एक और एजेंसी है, इसका नाम है NHDP। इनके तहत 10,000 किलोमीटर का जो है सड़क निर्माण कराए जाएंगे। इसीलिए टोटल प्रथम चरण में कितना हो जाएगा? 24,800 और 10,000, तो कितना हो जाएगा? 34,800 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल टारगेट कितना है? लगभग 65,000 किलोमीटर, जो एक चरण समाप्त होने के बाद अगला चरण में फिर कराए जाएंगे। समझ में आ रही होगी बात। इनके अलावा अक्टूबर 2024 में भारतमाला प्रोजेक्ट के प्रथम चरण की स्वीकृत लंबाई जो है 26,425 किलोमीटर हो गई कि भाई इतना बनाना है, जिसमें कितना कार्य हो गया है? 18,714 किलोमीटर। ये अगर मार्च के प्रथम तिहाई में, मतलब प्रथम तिमाही में पूछता है 2024 के मार्च में, तो 17,411 था, और ये अक्टूबर 2024 के अनुसार ये जो है डाटा दिया गया है कि 18,714 किलोमीटर की जो है निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। यही जो है आपके लिखित में संसद में दिया गया था नितिन गडकरी साहब के द्वारा, है ना। उत्तर दिया जाता है ना लिखित में, एक मौखिक रूप से भी दिया जाता है संसद कार्यकाल में। बताइएगा किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर जो है सदस्य मौखिक रूप से देते हैं, बताइएगा संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य के मंत्रालय में मंत्री कौन है? नितिन गडकरी साहब हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। सोयाबीन के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है जनाब? लियालेनिक एसिड पाया जाता है सोयाबीन के तेल में। आजकल ये काफी प्रचलन में है। ठीक है भैया, सोयाबीन प्रोटीन का एक समृद्ध तत्व है, जो जिम वगैरह जाते हैं खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन हम सोयाबीन के सिट्ठी खाते हैं सब्जी बना के। ठीक है, इसके अलावा 40% तक इसमें प्रोटीन हो सकता है। भारत में मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश तथा बाघ स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ पे बाघ स्टेट की कोई जरूरत नहीं है बताने की, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश का एक उपनाम सोया प्रदेश भी है, एक टाइगर स्टेट भी है। तो बता दिए तो कौन सा गुना किया हमने। सरसों के तेल में इरूसिबिक एसिड पाई जाती है ना। सरसों जो है रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा अपन। इसके अलावा सोडा वाटर या फिर जो भी ठंडा पेय पदार्थ होता है उसमें कौन सा अम्ल पाई जाती है सर जी? तो कार्बलिक एसिड पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? कार्बलिक एसिड
एसिड पाई जाती है। ठंडा पेय पदार्थ बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल भी होता है, जैसा कि इस नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। नारियल मिल्क में, जो नारियल के दूध होते हैं, उसमें जो है लॉरिक एसिड पाई जाती है। भारत के दक्षिणी राज्य जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका नारियल का, ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा शराब में आपको क्या पाया जाता है सर? एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। यही एथेनॉल जब मेथेनॉल में बदलता है ना, तो आदमी कहाँ नजर आता है ना? अस्पताल में, उसके बाद यमराज साहब के घर में, ठीक है, जहर बन जाता है मेथेनॉल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है। घरेलू उपयोग जो सिरका होती है उसमें जो आपका अम्ल का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? 4 से 8% रहेगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या सूत्र होता है? CH3COOH होता है, ठीक है। अगर इनको सजा भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिलहाल ऐसे अपन सूत्र में लिख दिए। जैतून का तेल को जो है, जैतून के तेल में ओलिक एसिड पाई जाती है। ये प्रकार का ओमेगा है ना, फैटी एसिड का फॉर्म है। ये आपका ओलिक एसिड ओलिव ऑयल में पाए जाएंगे, तो नाम से मिल रहा है तो याद करने में आसानी है। पालक का पत्ता तथा अन्य घास फूस में आपको ऑक्जेलिक एसिड भी मिलेंगे और बेंजोइक अम्ल भी मिलेंगे। देखिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थ के परिरक्षण या संरक्षण के लिए किया जाता है। एक बात तो अलग से वहां से ध्यान रखिएगा। गेहूं में ग्लूटोमिक अम्ल पाया जाता है ना। मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये सब मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया, इसीलिए बताने की जरूरत नहीं, समझे, आपको आता ही होगा। चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाई जाती है, ये भी आता होगा, लेकिन ये कॉमन है, एग्जाम में काफी आते हैं, इसीलिए बताना समझा। खट्टे फल जैसे नींबू और संतरा हो गए, यहाँ पे आपके सिट्रिक एसिड पाए जाएंगे, लेकिन नींबू भी खट्टा होता है, लेकिन उसमें टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। जुलाई 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया था? VVI कर लेंगे। SCO का अभी जो है बैठक भी हुआ था, है ना, तो यहाँ पे इसे VVI कर लेंगे। बैठक वाला बात हमने बता दिया था कि जो है आपका जो विदेश मंत्री हमारे वो गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। यहाँ पे जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य बेलारूस बने हैं। बेलारूस की राजधानी भी आपके एग्जाम में आता है। तिमोर लेस्टे की राजधानी भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। दिल्ली की राजधानी भी आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, तो मिस के हो जाएगा बेलारूस की राजधानी, है ना। इनके अलावा SCO की स्थापना 2001 में हुआ था। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। मुख्यालय बीजिंग चीन में है, ठीक है। कहाँ पे है? बीजिंग चीन में है। 9 गो पहले था, बेलारूस आ गया तो नहीं हो गया 10 गो भाई, है ना। इनके अलावा SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जिसे घोषित किया गया वह शहर का नाम है बनारस, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस, ठीक है। इनके अलावा जो है बनारस को यूनेस्को ने किस रूप में घोषित किया है? ये तो SCO ने किया है भाई। यूनेस्को ने किस रूप में घोषित किया है? आप लोगों से एक क्वेश्चन का आंसर जरूर डिमांड करूंगा। अभी परसों 2-3 दिन पहले ही बताया था कि कोझीकोड को साहित्य के शहर के रूप में घोषित किया गया है, वहीं पे बनारस भी बताया हूं, तो आपको कम से कम याद तो रखना होगा ना जनाब, है ना। तो 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स के जो शामिल हुए हैं 5 गो देश, ये है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसमें कौन शामिल नहीं हुआ जो पहले शामिल होना चाह रहा था? तो आप कहेंगे अर्जेंटीना। ये पहले शामिल होना चाह रहा था लेकिन बाद में अपना टांग जो है बैक कर लिया। इनके अलावा जो आपका ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब होती है? 2009 में। मुख्यालय कहां पे होता है? संघाई में। अब देखिए यहाँ पे हेडक्वार्टर याद रखने की बड़ा अच्छा ट्रिक है। जो SCO है संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय है बीजिंग में, जिसका नाम में संघाई है ना। और जो ब्रिक्स है इसका मुख्यालय है संघाई में भैया, ठीक है। इनके अलावा तिमोर लेस्टे, ये आसियान का 11वां सदस्य देश 2022 में बना था, तो ये न्यू है, अभी आपके एग्जाम में आएगी। तो ये आसियान की जो है, आसियान 1967 में स्थापना हुआ था। राजधानी इसका जो है माफ कीजिएगा, मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। आसियान कैसे सदस्य का देश है भाई? तो भारत के रिगार्ड में ये वाला पोर्शन का जो मतलब देश है ना, ये आसियान के सदस्य हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इस प्रकार से। इनके अलावा निम्नलिखित में से नदियों के सही उपनाम के साथ, है ना, आपको जो है मिलान करना है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से, ठीक है। तो आपको करेक्ट मैच करना है। सिंधु नदी को क्या कहेंगे? शेर का मुंह कह लेंगे। गोदावरी को क्या कहेंगे? वृद्ध गंगा कहेंगे। सतलज को क्या कहेंगे? प्राचीन काल में सुतुद्री भी कहा जाता था। जैसे ब्यास को बिपाशा कहा जाता था, है ना, ब्यास को सर बिपाशा कहा जाता था। झेलम को जो है भैया बितस्ता कहा जाता था। क्या भैया? बितस्ता, है ना। इस प्रकार से याद रख लेंगे। ब्यास को जो है बिपाशा, झेलम को बितस्ता, है ना। आस्किनी चिनाव को कहा जाता था। पुरुषनी रावी को कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्राचीन काल में यहां से भी क्वेश्चन आ जाती है, तो हमने मैच कर दिया है। आंसर नीचे देख रहे हैं। हम चलते हैं आगे।
देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत के मानसरोवर के पास से होती है। बोखारछू ग्लेशियर का नाम है, बोखारछू ग्लेशियर, छुएगा तो बुखार आ जाएगा, है ना। इनके अलावा जहां इसे स्थानीय भाषा में सिंगी खंबाब या शेर का मुंह कहा जाता है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में आएंगे तो जौस्कर पर्वत श्रेणी भी है, कल मैंने बताया था। जो आपका मेन हिमालय है या ट्रांस हिमालय है या परा हिमालय है उसके अंतर्गत ये जौस्कर श्रेणी आ जाती है सर, कल या परसों बताया था जीडी वाले क्लास में। क्लास अटेंड करना जरूरी है हमारी, हम अकेले हैं, बहुत लिमिट पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि भर दिन में कहीं तो भर दिन में 30 गो वीडियो आता है महाराज। 24 घंटे का समय ये होता है, 30 गो वीडियो है आ रहा है। आदमी पढ़ेगा कब, खाएगा कब, अन्य विषय को पढ़ेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ जौस्कर, श्योक, झेलम, गिलगित, काबुल, चिनाव ये सभी के सभी सिंधु का जो है ना ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है, यहाँ से कई दफा क्वेश्चन आया है, ये पार्टिकुलर पॉइंट से, तो चिनाव हो जाएंगे। ठीक है भैया, चिनाव जो है सिंधु के सभी नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाव को अपन आस्किनी कहते थे प्राचीन काल के अंदर, और इसे चंद्रभागा भी कहते हैं क्योंकि चंद्र और भागा दो अलग अलग नदी को जो है मिला के बना है चंद्रभागा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, और गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सोन। यमुना मिलता है आपका प्रयागराज के अंदर, और सोन आपको मिलता है बिहार में आरा के पास, है ना। सोन की जो दिशा है ना, ये पूछा जाता है कि किस दिशा से आकर जो है सोन नदी गंगा में मिलती है, तो साउथ टू नॉर्थ चलता रहता है जब मिलने का समय होता है इसका, तो दक्षिण दिशा से आकर जो है गंगा में मिल जाती है। गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। नहीं लिख पाए भाई, गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा, लिखा तो है रामगंगा प्रथम सहायक नदी है। और आजकल आप देखते होंगे कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, इसे अपन और क्या कहते हैं? हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 के अंदर हुई थी, नहीं 1835 के अंदर ही हुआ था। 1835 से ही हुआ था ना जी, 1835 से नहीं 1935 हुआ होगा, है ना। तो ये जो है आपका जिम कॉर्बेट और हेली, इन दोनों को जो है अब इनका नाम पहले हेली फिर जिम कॉर्बेट, अब जो है रामगंगा कर दिया गया है। तो इसी के बीच से रामगंगा निकलती है जो आपका गंगा नदी का प्रथम सहायक नदी बनती है। ठीक है, उत्तर की तरफ से आके मिलता है, ये भी पूछा गया है कि किस तरफ से आके मिलता है। आखिरी भारतीय सहायक नदी इंडिया में गंगा नदी का महानंदा है। इसके बाद ये बांग्लादेश में चले जाते हैं हुगली को एक धारा के रूप में छोड़ने के बाद। इसके अलावा गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी उद्गम कहाँ से होती है? गंगोत्री हिमानी से। अब यहाँ पे जो आपका मिलन होता है ना, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये ई बुक वगैरह में भी मिल जाएगा ये पार्टिकुलर पॉइंट। अलकनंदा नदी जो है ये देव प्रयाग में भागीरथी नदी से मिलने के बाद गंगा बन जाती है भाई। इसके अलावा अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी से मिलती है ना। ये जो है विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी से मिलती है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे? नंद प्रयाग में होता है। तो नंदाकिनी और नंद प्रयाग, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही पकड़ लेंगे आप। अलकनंदा नदी कर्ण प्रयाग में मिलता है पिंडार नदी से, तो ये भी याद करने की चीज है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिलते हैं रुद्र प्रयाग में। देखिए देव प्रयाग तो याद रहेगा क्योंकि गंगा काफी पॉपुलर है और माता है हमारी, है ना। तो जो गंगा है देव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी से, तो ऐसे ही याद है। बाद बाकी जो नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलते हैं वो भी आपको 2 को याद हो जाएगा। तो मेन जो है अपने को 3 को याद रखना है इस फॉर्मेट में। ठीक है भैया, ये रही आपकी इमेज कौन कहाँ पे मिलती है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका भैया अलकनंदा नदी, कहाँ पे गया अलकनंदा नदी, ये रहा आपके भागीरथी नदी, और ये नीला डॉट जो है ये अलकनंदा नदी के हैं। ठीक है, ये वाला है ना। अब इसमें जो है जगह जगह पे अलग अलग नदी आके मिल रहे हैं। अब अलकनंदा नदी पे नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलेंगे, यहाँ देखिए नंद प्रयाग है, ये है पिंडार नदी, ये आपका कर्ण प्रयाग में मिल रहा है। ये आपका है क्या है, ये है आपका मंदाकिनी नदी, ये आपका रुद्र प्रयाग में मिल रहा है। और ये आपका भागीरथी जहां से गंगा बनेगा ये देव प्रयाग में मिल रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के पास से चेमाड्यूंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा दादा? चेमाड्यूंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सांगपो। कहाँ पे? तिब्बत में। इंडिया में जैसे आता है तो इसे क्या कहते हैं? दिहांग या सियांग कहते हैं। कहाँ पे आता है? एंट्री मारता है ना। तू खींच मेरा फोटो, तो ये एंट्री मारता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो देश के बाहर से निकलता है। बातों पे गौर फरमाइएगा, बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन उठाने लेंगे, भारत में सबसे लंबी नदी तो गंगा बताया है आप, तो ये कैसे बता रहे हैं? यहाँ पे अगला लाइन तो देखो, भारत के बाहर से निकलता हो, ओरिजिन भारत के बाहर हो, राष्ट्र पारिये हो, है ना, सीमा के परे हो, है ना, और ये इंडिया में भी बहता हो, तो उसमें ये सबसे लंबी नदी है। 916 किलोमीटर इंडिया में प्रवाह है। और इसकी टोटल अगर बात करें तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तक जो है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई, है ना भैया। ध्यान देखेंगे ये 3 जो है देश से होकर गुजरती है, चाइना कहिए या तिब्बत कहिए, भारत कहिए या फिर भारत और बांग्लादेश कहिए। ठीक है,
ब्रह्मपुत्र नदी की दुनिया में सबसे बड़ी जो द्वीप है, जो आइलैंड है, जो रिवर आइलैंड है, इसका नाम है माजुली। ये माजुली कहाँ पे है? ये असम के अंदर है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक भी कहा जाता है, सौरो या दुख कहा जाता है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में मानस, बराक, लोहित, दिबांग, लोहित दुबारा लिखा गया है, सियांग, बूढ़ी दिहांग, तीस्ता, धनस्सरी, कमिंग, बैकी, रैदाक, ये सभी के सभी नदी जो हैं आपके ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी हो जाएंगे। देखिए बराक नदी से एक और मेलजोल खाता है, इसी प्रकार का नाम बराकर नदी, लेकिन बराकर नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये है आपका दामोदर का सहायक नदी है ना, ये है आपका दामोदर का सहायक नदी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहा जाता है, जमुना। आज जब बांग्लादेश में मिल जाती है जमुना, इधर से मिल जाती है गंगा यानी बांग्लादेश का पद्मा, तो जमुना और प्लस मिल जाते हैं पद्मा, तो ये दोनों बांग्लादेश में क्या कहलाते हैं? मेघना। ये भी पहले पूछता था रेलवे। इसके अलावा सतलज नदी, इसकी उद्गम कहाँ से होती है? राक्षस ताल से। मैंने पहले बताया सिंधु बोखारछू से, ब्रह्मपुत्रा आपका चेमा ड्यूंग से, और सतलज आपका राक्षस ताल से, तीनों तिब्बत के समीप से। इसको स्थानीय भाषा में वहां पे लोंगचेन खंबाब कहा जाता है, और सिंधु को कहा जाता था सिंह का मुंह या सिंगी खंबाब। ठीक है, प्राचीन काल में इस नदी को हम सुतुदरी कहते थे। यह भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से होती है, त्रिमक पहाड़ी, जहां पे बाबा त्रिपुरारी का त्रिमकेश्वर तीर्थ स्थल है। ठीक है, वहां से यह निकल के है ना, प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसको वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा सर, दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो आपका जो है आंसर कावेरी में टिक करना है, लेकिन अगर खाली दक्षिणी गंगा कहेगा तो आपका आंसर गोदावरी में टिक करना है। समझ में आया? इनके अलावा प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता, इंद्रावती, पद्मावती, पूर्णा, सबरी, नरसरी, परवरा, सिंधफना, मजीरा, मनेर, बाणगंगा इत्यादि शामिल है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी और हिमालयी नदी में क्या फर्क है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, हिमालयी नदी 12 मासी होते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है 12 मासी नहीं, सीजनल होते हैं, क्योंकि ये वर्षा के जल पे डिपेंड होते हैं। इनके अलावा हिमालयी की नदी में जो है जल का करंट तेज होता है, इसमें करंट कम होता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, हिमालयी की नदी ज्यादा दूर तय करती है, यह कम दूरी तय करती है। अब देखिए कोरिंग मैनग्रोव, ये कोरिंग वन्य जीव अभयारण्य है जो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। ये गोदावरी का ही डेल्टा पे स्थित एक मैनग्रोव है। मैनग्रोव क्या होता है? दलदली वाली जंगल होती है ना, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी मैंग्रोव है। ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी डेल्टा में है। भारत की सबसे बड़ी मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा, दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भीतरकनिका उड़ीसा के अंदर है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल के अंदर है। मैंग्रोव दलदली वाली वन होती है जो तटीय राज्यों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में पेड़ पौधे का अधिकांश हिस्सा जो है डूबे हुए होते हैं। मैंग्रोव वन को अपन ज्वारीय वन भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं सर? ज्वारीय वन कहते हैं। ये ज्वार शब्द कहां से उत्पन्न हुआ है? समुद्र से उत्पन्न हुआ है ना। समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, अट्रैक्शन के कारण सूर्य और चंद्रमा के, है ना भैया। तो इससे पता करेंगे कि जो मैंग्रोव वन होते होंगे ये तटीय राज्यों में होता होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे रिलेट कर लेंगे चीजों को। इनके अलावा सुंदरबन डेल्टा भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। यह डेल्टा दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। इसी डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। इनके अलावा जीवधारियों का वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब जीवधारियों का वर्गीकरण के संदर्भ में स्टेटमेंट फर्स्ट है R.H. व्हिटकर ने 1969 में जीवों का वर्गीकरण 5 जो है जगत में किए थे, तो सही है भाई। द्विनाम पद्धति का जनक स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरी लिखे थे, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन जो है आपका सही हो जाएगा। आप हमेशा देखेंगे कि मैं दोनों का दोनों कथन सत्य वाला रखता हूं, ताकि एक पॉइंट जो है आप कथन को क्वेश्चन आंसर के रूप में लो। देखो बेटा, मैं तुम्हें पास कराने के लिए पढ़ाता हूं। सरस्वती साक्षी सवेरे से सिर्फ 1 गिलास पानी पिया हूं, खाना बनाना शेष है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। परवाह इसकी है कि तुम्हारा एग्जाम 18 तारीख को है। अब वीडियो नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा? तो पूरे दिन लग के भले खाना
लेट हो सकती है, नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं है, कहीं बाहर खा लूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम इसका कद्र करोगे तो इसका फल पाओगे, कद्र नहीं करोगे तो फिर जय श्री सीताराम, ठीक है। चलिए भैया, द्विनाम पद्धति का जनक जो है कैरलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जो है वर्गीकरण की व्यवस्था को समझाने की कोशिश किए हैं। इनके अलावा जीवधारियों को 5 भागों में जो है इन्होंने बांटा था R.H. व्हिटकर ने। ये 5 भाग कौन है? मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 भागों हैं, है ना। एनिमेलिया आपको नाम से पता चल रहा है कि हम लोग हैं, प्लांटी भी आपको नाम से पता चल जाएगा, कवक भी आपको नाम से ही पता चल गया, बात बाकी रह गया प्रोटेस्टा और मोनेरा। आइए समझते हैं पांचों के पांचों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, लिथोफाइट, है ना, हेमोफाइट, है ना, जो भी मैंने पढ़ाया है पहले वो एक चीज अलग है, यहाँ एक अलग है। फिर मैंने आपको, है ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था अलग से, है ना। चलिए, मोनेरा, ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव इसी जगत में आती है। अब प्रोकैरियोटिक बच्चे समझ रहे होंगे, पास्ट क्लास जो अटेंड किए होंगे, प्रोकैरियोटिक जीव में जो जीव होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, इनमें आपका केंद्रक नहीं होते हैं, लाइसोसोम नहीं होते हैं, है ना, ये आपका जो है ध्यान रखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जीव इसमें आते हैं, किसमें? मोनेरा में। जैसे बैक्टीरिया आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, ये सब प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब गरीब कोशिका होता है, मैंने कई बार आपसे बता चुका है इस बात को। इसमें जो है आपका केंद्रक भी नहीं होते हैं, मोनेरा में केंद्रक नहीं होते हैं, तो आप इससे पकड़ लोगे भाई प्रोकैरियोटिक में भी केंद्रक नहीं होते हैं। साथ ही साथ मोनेरा में झिल्ली युक्त कोशिका नहीं होती है ना, मेम्ब्रेन वाला कोशिका वाला कोई भी प्राणी इसमें नहीं रहते हैं, किसमें? मोनेरा में। इसके अलावा प्रोटेस्टा, इसमें ज्यादातर जो प्राणी होते हैं एक कोशीय यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक अमीर तो होते हैं लेकिन कम अमीर होते हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कौन अमीर है ना? तो भाई यूकेरियोटिक अमीर है ना। इसमें यूकेरियोटिक कोशिका के जीव तो आते हैं, लेकिन एक कोशीय वाले आते हैं जो खुद गरीब है, अमीर होते हुए भी गरीब है ना। जैसे अमीबा, युगलीना, इसमें आते हैं, किसमें? प्रोटेस्टा में। इनके अलावा प्लांट्स में आप सभी जानते हैं भैया पेड़ पौधे आ जाएंगे, है ना। इसमें चाहे एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, शैवाल हो, सभी के सभी इसमें आ जाएंगे, है ना। शैवाल, अब शैवाल भी इसके अंदर मैंने बताया था कि शैवाल थैलोफाइटा में आ जाते हैं, जो एक और अलग से ब्रांच है पढ़ने का, है ना। ये एक अलग चीज पढ़ा रहा हूँ, ये जीवों के वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ जो 5 जगत में है ना। इनके अलावा कवक, इसमें कवक का अभाव, कवक नहीं, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, यहाँ लिखिए, इसमें जो है क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्लोरोफिल का अभाव होता है। ईस्ट एक कोशीय कवक है जिसका इस्तेमाल आप बेकरी वगैरह में करते हो। इसकी कोशिका भित्ति कैटीन की बनी होती है, लेकिन जो हम घर में मशरूम खाते हैं ना, मशरूम, ये जो मशरूम खाते हैं हम ना, मशरूम होटल में मशरूम 2 प्याजा, है ना, तो ये जो है भैया ये क्या है? ये है बहुकोशिकीय, है ना। मशरूम होता है बहुकोशिकीय और आपका जो ईस्ट होता है एक कोशिकीय होती है, ये बात अलग से याद रखिएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है इसके कैटीन की बनी होती है। जनरली कोशिका भित्ति मैंने क्या बताया था, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, लेकिन ये जो कवक हैं इसमें कैटीन के बने होते हैं। साथ ही साथ कवक एक कोशीय भी हो सकते हैं, बहुकोशीय भी हो सकते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होगी क्योंकि क्लोरोफिल जो है इसमें नहीं है ना भैया। इसके अलावा जो कवक है और शैवाल है, इन दोनों को सहजीविता से किसका निर्माण होता है? लाइकेन का निर्माण होता है। अर्थात लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल है, दोनों है, कोई एक नहीं है। इनके अलावा एनिमेलिया में हम लोग हैं, है ना, एनिमल हम लोग हैं। तो भैया यूकेरियोटिक कोशिका वाले बहुकोशिकीय प्राणी को रखा जाता है। इसमें कोशिका भित्ति की अभाव होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा है? तो भाई जो एनिमल सेल है इसी में आपका सेल वॉल पाए जाते हैं, जो आपका माफ कीजिएगा, सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित में दिए गए अनुच्छेद तथा उनसे संबंधित विषय के संदर्भ में किसका मिलान गलत किया गया है? अब जो मिलान गलत है ना वो आपको पहचान लेना है झट से, है ना। देखिए अनुच्छेद 371 है, ये नागालैंड राज्य के लिए विशेष राज्य का प्रावधान है जी, सही है। 371 में जो है नागालैंड के प्रावधान किए गए हैं, है ना। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी वगैरह है, सही है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल के द्वारा राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये गलत है। 165 से महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, 176 से
तो राज्यपाल का विशेष संबोधन है भाई। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है वो गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, ये भी सही है। तो सी नंबर आपका आंसर होता है क्योंकि गलत है। संविधान के भाग 21 के अंतर्गत आर्टिकल 371 जो है इसमें विभिन्न शाखाएं हैं, 371 ए बी सी डी इस प्रकार से है, तो इसीलिए विभिन्न शाखाएं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसके अनुसार अभी तक वर्तमान में 12 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अभी आपके एग्जाम में आंध्र प्रदेश और बिहार को भी विशेष राज्य की दर्जा दिए जाने की बात जो है सियासी हालत को गर्म किया था जब सरकार बनने वाली थी, ठीक है मेरे भाई, लेकिन अभी तक इस पे कोई चर्चा हुई नहीं ज्यादा। इसके अलावा तो अभी पता आपको याद रखना है कि 12 राज्यों को विशेष दर्जा मिला है। कौन से आर्टिकल इस पे काम करते हैं, 371, और कौन सा भाग इस पे काम करते हैं, 21, है ना। विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त है ऐसे राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, है ना। उद्देश्य क्या है इनके कि इन राज्यों को पिछले राज्यों में रहने वाले नागरिकों को आवश्यकता पूरा करने, उनके सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने, है ना। ये है जो आपका विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य है कि भाई उनके जो सांस्कृतिक है, जो कल्चर है, उनको बचा के रखना है। उनको अगर किसी चीज से खतरा है तो खुद का कानून बना के उनको प्रोटेक्शन देना है ना। ये सब जो है इनके बेसिक उद्देश्यों में शामिल है। ये वो 12 राज्य है जिसमें 7 सिस्टर के अधिकांश राज्य है। बाद बाकी महाराष्ट्र, गुजरात आप याद कर लोगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी याद कर लोगे तो 4 को ऐसे ही छट जाएगा, है ना। और बाद बाकी वो गोवा 5 को, एगो कर्नाटक तो 6 गो। अब 5 को जो बाद बाकी जो 6 गो बचा ना, उस 7 सिस्टर के तरफ का जो है राज्य है। इनके अलावा ये रहा 371 आर्टिकल में, ये लक्ष्मीकांत का स्रोत है भाई। 371 आर्टिकल में जो है आपका जो भी विशेष राज्य की दर्जा किस आर्टिकल से कौन से राज्य का है, जैसे 371 से महाराष्ट्र और गुजरात का, 371 ए से नागालैंड के लिए है ना, 371 बी से असम राज्य के लिए है, 371 सी मणिपुर, 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 ई आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, 371 एफ सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान, 371 जी मिजोरम को विशेष राज्य, 371 एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा और जे कर्नाटक, ठीक है भाई। तो ये आर्टिकल यहाँ से भी काफी क्वेश्चन जो है जब आपको बाल का खाल निकालना है एग्जामिनर को तो निकाल के पूछता है। इनके अलावा विधानसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो आपका विधानसभा चुनाव के बाद या फिर जो संसदीय सत्र शुरू होते हैं उसके शुरुआत में, दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो राज्यपाल का संबोधन होता है जो आर्टिकल 176 से होती है। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं जो उनके प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, और राज्यपाल राज्यों में कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। इनके अलावा 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक नियम बनाया गया कि एक ही व्यक्ति एट अ टाइम एक से अधिक राज्यों में जो है राज्यपाल का पद जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं ये राज्यों में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान माने जाएंगे, और महाधिवक्ता जो होते हैं ये राज्यों में सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होंगे। भारत के संचित निधि, अब संचित निधि में क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें जो है आपका टैक्स और नॉन टैक्स से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है संचित निधि से। अब संचित निधि से जो वेतन भत्ता दिया जाता है यहां से क्वेश्चन आते हैं। संचित निधि से जो भी बड़े बड़े पदाधिकारीगण हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष भी हो जाएगा, उपाध्यक्ष भी हो जाएगा, और राज्यसभा का उपाध्यक्ष भी हो जाएगा हरिवंश साहब, है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष भी हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी होंगे, सांसद इत्यादि के वेतन दिए जाते हैं। ये जो भी आपने अधिकारीगण का नाम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सबके वेतन जो है संचित निधि से दिए जाते हैं। संचित निधि मतलब, संचित मतलब होता ही है बचत, है ना भैया। तो यहाँ पे जो है सरकार का इनकम का स्रोत क्या है, टैक्स वाला भी है, नॉन टैक्स वाला भी है। तो संचित निधि में जाता है, वहां से इन लोगों को वेतन पाते हैं ये लोग, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है ना, ये भी संचित निधि पर ही भारित है। तो यहाँ पे आप इससे पहले वाले लाइन में हाई कोर्ट का जज नहीं देखा हो जिसमें वेतन की बात मैं कर रहा हूं तब, है ना। क्यों नहीं देखे, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जज है ना उनको राज्य के संचित निधि से मिलेगा क्या, वेतन, और जब वो रिटायर होंगे तो पेंशन कहां से मिलेगा, ओवरऑल संचित निधि से, केंद्र वाला से, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से चलते हैं। इनके अलावा संचित निधि से जब धन का निष्कासन अगर आपको करना हो तो संसद की सहमति अनिवार्य होती है सर, है ना। भारत की आकस्मिकता निधि, ये क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है कि भाई इमरजेंसी वाला चीज होगा। ये 267 में है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन है। ये जगह लिए थे मनोज कुमार सोनी साहब का। जब आप देखे होंगे यूपीएससी में एक कोई कैंडिडेट था, बहुत बड़े अधिकारी थी, वो जो है फंस गई, तो उनके बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद मनोज कुमार सोनी साहब जो है
इस्तीफा दिए थे। इनके अलावा भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सर्विस या लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित जिक्र किस भारत सरकार अधिनियम में होगा? कल या परसों वाला क्लास में अधिनियम 1919 में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है ना, या फिर परिषद अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा इलाहाबाद में 1922 में किया गया था। इससे पहले कहां पे कराई जाती थी? लंदन में। यह भी बात बताया हूं पहले। सिविल सर्विस में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर साहब थे, है ना। अब अगला क्वेश्चन, H2O7 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? अब देखिए, जो बच्चे समझते हैं वो तो निकाल ले जाएंगे, जो नहीं समझते हैं दांत खटखटाएंगे। अब ये कहां से समझेंगे? तो मैंने अलग से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, है ना, ये सब मैंने बता दिया हूं। किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी कक्षा में कितने होंगे, किसी भी उपसेल में कितने होंगे, है ना। ऑक्सीकरण संख्या कैसे याद रखेंगे? 16 जो आपके माफ कीजिएगा, जो 18 आपके आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग हैं, उसका नाम कैसे याद रखेंगे, सभी बात बता दिया हूं। तो प्रभु जी माफी दीजिए। चलिए, तो भैया इसके निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। आइए देखिए, मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आवर्त सारणी की ज्ञान बहुत जरूरी है, और ये ज्ञान इतनी जल्दी याद हो जाते हैं कि आपने ना पलक झपकाए और सभी के सभी ऑक्सीकरण संख्या याद हो गए। कैसे? आइए, जो भी वर्ग 1 में है ना, इसके 1 होते हैं ऑक्सीकरण संख्या। जो भी वर्ग 2 में है +2 होंगे, है ना। अब 3 से 12 जो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसे 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अब आते हैं हम डायरेक्ट 13 पे। अगर 13 में आ गए तो इसके +3 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएंगे। 14 में आ जाते हैं तो +4 ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है। 15 में आएंगे ना तो अब नीचे की क्रम में चलेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो -3 हो जाएगा 15 वाले का, -2 हो जाएगा 16 वाले का, -1 हो जाएगा सर 17 वाले का, और लड्डू अर्थात 0 हो जाएगा 18 वाले का। ठीक है। अब ये जो आपके समूह में तत्व हैं, इसी प्रकार से अब कहीं दिखे तो ये वाली ऑक्सीकरण संख्या पकड़ के आपको चलना है। ऊपर जो प्रश्न दिया गया है आपको, ये दिया गया है H2 दिया गया था। क्या दिया गया था भाई? H2O7 दिया गया था। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। जिसका निकालना हो उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम s का वैल्यू x मान लिए। ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है? तो भैया पहले ग्रुप में है हाइड्रोजन। यहाँ पे हमको दिख रहा है हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है। तो हाइड्रोजन का होता है 1 +1, तो +1 गुने हाइड्रोजन कितनी बार है? तो 2 बार है ना। H2 में 2 बार है तो 2 से गुना कर दिए, प्लस, है ना। अब देखिए, s का निकालना है तो s को हमने कहा x मान लो। कितना बार है? तो 2 बार, तो 2x हो जाएगा, प्लस, और o कहाँ पे है? o आपको दिख रहा है 16वें ग्रुप में, और 16वें ग्रुप का मैंने अभी क्या बताया था? -2, तो -2 गुना के 7 बार, है ना। तो यहाँ से बराबर 0। अगर इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो 0। अगर इसी को कोष्ठ में घेर के हम यहाँ पे +5 लिख दे तो बराबर 5 कर देना होगा। ठीक है। अगर मैंने इसी H2O7 को ऐसे घेर दूं कोष्ठ से, और इसके ऊपर में हमने +2 पावर लिख दिया, तो इसके एवज में यहाँ पे 0 के जगह पे आपको 2 लिखना होता, लेकिन यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब हमें 0 लिखना है सर। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 इधर से आया और -14 इधर से आया, तो 2x - 12 इधर हो गया बराबर 0। तो 2x बराबर हो गया 12, और x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है भैया। तो इसीलिए s का ऑक्सीकरण संख्या हो गया 6। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का। आइए, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे H2O2 है ना। H2O2 में मान लीजिए कि हमें H का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है कि H का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। मैंने कहा जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए। तो ये 2 बार हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है सर -2, कितने बार है? 2 बार, तो इसके बराबर में हो गया 0। तो 2x - 4 बराबर हो गया 0। x का वैल्यू हो जाएगा सर यहाँ पे 2, यानी H2O2 में H का ऑक्सीकरण संख्या है 2। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा और भी आप यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, आप लोग निकाल के इसका देखेंगे। ये वाले जो है आपका है K2CrO7 में हमको Cr का ऑक्सीकरण संख्या चाहिए मान लीजिए, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे सर? K कहाँ पे आएगा? पोटेशियम, मतलब पहला में आता है पोटेशियम, 19 होते हैं। ये देखिए यहाँ पे है K, है ना। तो यहाँ पे पहला है तो K को हम 1 गुने 2 कर लेंगे, 2 बार है, प्लस हमको Cr का तो निकालना है तो x मान लेंगे, तो 2 बार है तो 2x लिख देंगे। अब प्लस -2 से हम गुना करेंगे 7 बार ऑक्सीजन का, बराबर 0। तो -14 और
+2 तो कितना हो गया -12 है ना। तो 2x - 12 बराबर 0, x बराबर यहाँ भी 6 निकलेगा। तो इसमें अगर CR का आप निकालेंगे तो 6 निकलेगा। बहुत सारे बच्चे जो तुक्केबाज हैं वो क्या करते हैं कि कैसा लिखा है जितनी बार है उतना लिख दे भाई, हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि भाई H2O2 था तो H का जो है ऑक्सीकरण संख्या पक्का 2 निकला था, तो यहाँ पे तो आपका तुक्का काम कर गया सर। लेकिन K2Cr2O7 में CR का हमने निकाला तो 6 निकला, है ना। ये क्या हो गया, 2 के जगह पे 6 कैसे आ गया? तो ये सीखना पड़ेगा सर, है ना, हवाबाजी करने से नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सबसे अधिक जो लिटरेसी रेट में गैप था वो कहाँ पे था, या डिफरेंस था कहाँ पे था? तो ये आपका राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव महिला और पुरुष साक्षरता में देखी गई है। समग्र जो आपका लिटरेसी रेट है 11 के अंदर ये 74.04% है। पुरुष वाला जो है 82-14% और महिला वाला जो है 65-46% लिटरेसी रेट 2011 में हम लोगों ने काउंट करवाया था। देश में सबसे अधिक साक्षरता केरल की है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है। फिर भी इन दोनों में अगर ओवरऑल देश में सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करूं, अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सभी को मिला के बात करूं तो भी आंसर आपका केरल ही होगा, क्योंकि लक्षद्वीप का था 91.6 और केरल का 96% से भी अधिक था। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो है आपका केरल ही होगा ओवरऑल, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में सबसे अधिक साक्षर जो आपका जिला है ये मिजोरम का शेरछिप है, जिसकी लिटरेसी रेट 98.75 है। अब तो 101% हो गया होगा, है ना। इसके अलावा सबसे कम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है 36.1% के साथ। देश में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला 3 राज्य, देखिए आजकल एक राज्य याद रखने से काम नहीं चलता है, ठीक है, कम से कम 3, है ना। तो भैया सबसे अधिक 3 साक्षर वाला जो महिला साक्षरता वाला राज्य है ये है आपका केरल, मिजोरम और गोवा। पुरुष साक्षरता वाले भी यही 3 राज्य हैं। महिला साक्षरता चाहे पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक प्रतिशत केरल, मिजोरम, गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा, है ना, केरल, मिजोरम, गोवा। देश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला 3 राज्य बिहार, राजस्थान, झारखंड, है ना। देश के 3 सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है भैया, उसके तो सबसे ज्यादा ही है देश में, है ना। इनके अलावा देश के सबसे कम लिंगानुपात वाला 3 गो राज्य हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, है ना, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब। 1951 में देश की साक्षरता कितनी थी? तो 18.33%। 1951 ही क्यों पर आ रहे हो सर? क्योंकि आजादी के बाद पहली जनगणना था बेटा, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा लिंगानुपात 946 था 1951 में, लेकिन 2011 में लिंगानुपात कितना है? 943 है। ठीक है, इनके अलावा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5, अभी मैंने आपको 4-5 दिन पहले जो इसके पहले वाला क्लास आया था उनमें मैं बताया था कि NFHS के अनुसार जो है MPI इंडेक्स जारी किया जाता है। तो MPI इंडेक्स 2023 जो है ये इसी आंकड़े के अनुसार जारी किया गया है NFHS5 के तहत। और जो 2021 में जारी किया गया था MPI इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा पहली बार, ये NFHS4 के अनुसार जारी किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, जो NSO है, NSO मतलब आपका जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो 2 संस्था को मिला के बना गया है, NSSO, NSO और एक CSO, इन दोनों को मिला के 2019 में बनाया गया था। क्या भाई? NSO। तो इन्होंने भी अपना जो है लिटरेसी रेट पे एक अनुमान निकाला है। साक्षरता 77.70% है इंडिया का, पुरुष साक्षरता 84-70 है और महिला साक्षरता 70-30 है। तो इनके आंकड़ा भी ध्यान रखिएगा, इनके आंकड़ा भी ध्यान रखिएगा। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ का था? मेघालय का। न्यूनतम कहाँ का था? नागालैंड का। नागालैंड का जो है ना घट गया था और मेघालय का लगभग 27 था आपका लिटरेसी रेट। और समग्र भारत का माफ कीजिएगा, डेकेडिक दशकीय वृद्धि, सही है बात, हाँ, डेकेडिकल ग्रोथ है उसको बोलेंगे, लिटरेसी रेट नहीं। जो आपका मेघालय का डेकेडिकल ग्रोथ था वो 27% के करीब था और पूरे देश का था 17.64% और सबसे कम था नागालैंड का 0.6%, माइनस को भी। लू उच्च तीव्रता वाले गर्म शुष्क पवने हैं। यह भारत के किस मैदानी भाग में चलती है सर? उत्तरी मैदानी भाग में। ठीक है, उत्तरी मैदानों में गर्मियों के दौरान उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली तीव्र उष्ण शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, जो बहुत ही जानलेवा होता है। उस समय हम लोग जो है ना पन्ना का जूस पीते हैं, मतलब आम, कच्चे आम को पका के उसका जूस पीते हैं इससे बचने के लिए।
इनके अलावा ये कहाँ कहाँ चलेगा, उत्तर प्रदेश चलेगा, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में चला करती हैं सर लू। ये गर्म हवा है, गर्मी के दिन में चलती है, जून और मई और जून के बीच में, वैसे कभी कभी जुलाई के पहले सप्ताह तक भी देखे जाते हैं, जिस साल बारिश लेट आती है। इनके अलावा काल बैसाखी गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है ना। ये काल बैसाखी कहाँ पे आता है, तो ये बंगाल में आता है। इसमें क्या क्या कारण है भैया, तो समुद्री आर्द्र हवाओं के कारण और स्थानीय हवाओं के कारण, है ना, दोनों के कारण जो है ये आती है काल बैसाखी, जो एकदम बवंडर तूफान का रूप लेता है। और ये बंगाल के साथ साथ जो है बांग्लादेश तक इसके असर देखने को मिलते हैं, और जो बंगाल के आसपास के इलाके हैं वहां भी देखने को मिलेगा। उड़ीसा हो गया, झारखंड के कुछ भाग में हो गए, है ना, तो ये सब यहाँ पे जो है इसकी नुकसान देखने को मिलती है। इनके अलावा आम्र वर्षा, ये सुखदाई हवा है, सुखदाई वर्षा है, माफ कीजिएगा, और ये केरल वगैरह में आता है, जो आम के फसलों के लिए अच्छा होता है। प्री मानसून वर्षा है ये। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ है, VVI करेंगे। ये पश्चिमी विक्षोभ कहां से निकलता है, भूमध्य सागर से निकलता है। कहां से निकलता है सर, भूमध्य सागर से निकलता है। ये भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, सूरजनगर जोड़ता है। तो ये भूमध्य सागर से निकलती है पश्चिमी विक्षोभ, और इसी के कारण जो है हरियाणा पंजाब में वर्षा कराती है शीतकाल में। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, यानी साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। लेकिन लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून, इससे जो है तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में बारिश कराए जाते हैं। मेघालय के पूर्वी जो आपका खासी हिल्स है, देखिए मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स भी है, जनजाति भी है। मेघालय के मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन आपसे पार्टिकुलर पूछते हैं कि किस पहाड़ी रीजन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में, तो आप कहोगे कि खासी हिल्स रीजन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोहाइट कहा जाता है ना। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने हेतु होता है, जैसे अभी आपने यूएई में देखा होगा कि भाई कृत्रिम वर्षा के कारण बहुत ज्यादा वर्षा हो गई थी, है ना। इनके अलावा जो आपका वर्षा मापक यंत्र को हेटोमीटर कहते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं, है ना, और एक वर्षा मापते हैं रेन गेज से भी, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाएं तथा उनके स्थापना के वर्ष के किसका मिलान गलत किया गया है, पुणे सार्वजनिक सभा 1870, ये सही है। हिंद संगठन हिंद एसोसिएशन 1913, ये भी सही है। नौजवान सभा 1926, ये भी सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1940 ना हो, 1942 में करा गया है ना, तो 1942 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत मैच है, इसलिए आंसर है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में हुआ था, रास बिहारी बोस साहब के द्वारा। पुणे सार्वजनिक सभा का गठन 1870 में महादेव गोविंद रानाडे साहब के द्वारा किया गया था। इसके अलावा नौजवान सभा का गठन 1926 में भगत सिंह साहब के द्वारा किया गया था। भगत सिंह साहब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे, हसरा इन्होंने ही नाम दिया था, है ना, HRA का। इसके अलावा असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को जब बम फेंके थे तो भगत सिंह साहब के साथ बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे, है ना। इनके अलावा भगत सिंह साहब का जन्म कहाँ पे, बंगा में हुआ था। भगत सिंह साहब को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। हिंद संगठन की स्थापना 1913 में कैप्टन सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था, है ना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और कैप्टन सोहन सिंह भाखना के द्वारा किए गए थे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे अपन आजाद हिंद फौज भी कहते हैं, इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी 1943 के अंदर, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मित्र मेला का गठन 1898 में महाराष्ट्र में किया गया था। साथ ही साथ अभिनव भारत जो महाराष्ट्र नासिक में 1904 में स्थापित हुए थे, दोनों के फाउंडर जो हैं विनायक दामोदर सावरकर हैं। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कैनेटिक एनर्जी और आपका जो है स्थितिज ऊर्जा, दोनों के संदर्भ में कौन सा एनर्जी मतलब जो स्टेटमेंट है सही है। पहला स्टेटमेंट है किसी गिरते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा होती है जो द्रव्यमान तथा वेग के वर्गों के गुणनफल की आदि होती है। 1/2 mv² को लैंग्वेज में लिखा गया है और कुछ नहीं, है ना। आपको पता है कि सभी के सभी क्वेश्चन मैं खुद ही लिखता हूँ, सेट करता हूँ, सोचता हूँ भाई आने वाले समय में कैसे आएंगे, ठीक है। ऊंचाई कम या अधिक होने वाले स्थितिज ऊर्जा का मान बदल जाती है। ऊंचाई पे डिपेंडेबल है आपका स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है mgh, तो इस h पे डिपेंडेबल है भाई। तो दोनों के दोनों जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो राइट है। गतिज ऊर्जा का सूत्र यहाँ पे लिखा है, m का वैल्यू मास है, v का वैल्यू वेग है, वेलोसिटी है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा दुगुने कर देने पर उसकी जो आप माफ कीजिएगा, किसी पिंड की वेग दुगुने कर देने पर गतिज ऊर्जा चौगुने हो जाएंगे। अब दुगुना पूछे चाहे 2000 गुना पूछे, आपके पास सूत्र है ना जी 1/2 mv², तो इसमें रख के देख लेंगे। मान लीजिए तिगुना कर दिया वेग का, तो 9 गुना ना हो जाएगा, है ना। 1/2 m, अब v के जगह पे हमने 3 भी लिखना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 9v² हो जाएगा और 1/2 m एज इट इज रहेगा। तो कितना, इसमें 9 गुना हो गया ना, तिगुना से 9 गुना, यानी स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ेगा। 4 गुना वेग बढ़ा दोगे तो 16 गुना हो जाएगा, है ना। ये 25 गुना बढ़ा दोगे तो 625 गुना हो जाएगा, ठीक है भैया। इसके अलावा
इसके कुछ प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएगा, धनुष से छोड़ा गया तीर, जब धनुष से तीर जो है कसा हुआ हो धनुष पे, है ना, इस प्रकार से, है ना, तो उस समय तो स्थितिज ऊर्जा होता है, क्योंकि इसमें तनाव होता है, इसमें काफी तनाव होता है इसके ऊपर, और यही धक्का लगाएगा उसको फेंकेगा। लेकिन जब ये तीर फेंका गया है उस समय रहता है आपका किनेटिक एनर्जी। गिरता हुआ आम, चलती हुई जलधारा, दौड़ता हुआ बालक बालिके, ये सभी के सभी जो है आपके गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, mgh होता है। इसमें क्या क्या है, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। देखिए जो स्थितिज ऊर्जा है ये अलग अलग गोला पे अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग गोला का जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान है ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, एक बात तो ये समझने वाली है। दूसरी, ये द्रव्यमान पर भी डिपेंडेबल है, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण पर भी डिपेंडेबल है और ऊंचाई पर भी डिपेंडेबल है। तो ये तीनों में से कोई भी उतार चढ़ाव कीजिएगा तो इसमें बदलाव होना लाजमी है, यही आपका दिया गया था स्टेटमेंट में। इसके अलावा इसके कुछ प्रमुख उदाहरण, जैसे धनुष से खींचे हुए तीर, अभी मैंने बताया था कि जब तक प्रेशर में रहेगा तब तक स्थितिज ऊर्जा रहेगा। बांध बनाकर रोका गया जल, तनाव युक्त स्प्रिंग, अगर यहीं पे युक्त के जगह पे हम मुक्त लिख दे तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो छोटा हुआ स्प्रिंग रहता है ना, उसमें कोई भी मतलब तनाव नहीं रहता, दबाओगे तो दबाएगा, है ना, हट जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे स्प्रिंग भी होते हैं जिसमें हर वक्त तनाव नहीं रहते हैं, टेंशन नहीं रहते हैं, तो उसमें जो है आपका कोई ऊर्जा नहीं रहती, है ना। और जब तनाव है तभी आपका जो है स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान कितना होगा, 9.8 मीटर, 8 होता है वैसे, लेकिन 8 ही लिखते हैं हम लोग। और जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं तो अगर आपको 10 स्पेशल लेना हो तो कोष्ट में लिख देता है कि 10 लीजिए। ठीक है मेरे भाई, जी का मान तो एक अलग केस हो गया। जैसे 22/7 भी अपन लेते हैं, पाई का मान 3.14 भी लेते हैं। तो जब 3.14 लेना हो तो स्पेशल कोष्ट में लिखा गया रहता है। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी का औसत जीवन काल आधुनिक वैज्ञानिक स्टडी के अनुसार 45 पर 8 गो जीरो है, गिन लीजिए 8 गो होगा, ऐसे ध्यान रखेंगे। या फिर 4.54 अरब वर्ष है। ये सीजीएल मेंस पिछली वाला में पूछा गया है, ये वाली पार्टिकुलर पॉइंट। सूर्य के उम्र जो है ये 4.6 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य से अनुमानित पृथ्वी जो व्यास है ना पृथ्वी का, ये पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है सूर्य का व्यास, तो आप कहोगे 109 109 गुना अधिक है भाई, बाप रे भाई गॉड। इनके अलावा पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास और विषुवतीय व्यास, जो भूमध्य रेखीय व्यास है ये 12,756 किलोमीटर है ना। ध्रुवीय व्यास, भूमध्य रेखीय या विषुवतीय ये दोनों एक ही चीज हुआ। ध्रुवीय व्यास है ना जो पोलर वाला है ये 12,713 किलोमीटर। अगर पॉइंट 6 को भूल जाए तो 13 कहेंगे, अगर आप आगे का नजदीकी पकड़ेंगे तो 14 कहेंगे। इसीलिए आपके एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है और ऑप्शन में 42 या 43 इन दोनों में से एक ही कोई रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से आप इन दोनों को घटा लेंगे। तो ये थे लास्ट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अच्छा नहीं लगे तो भी लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारी कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप कंटेंट को बाय करके पढ़ के साहब बन के जो है अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।